और जैसे लेफ्ट के आने के बाद से हो गया है, हम तो केरल में भी देखते हैं ऑपोजिशन की जो वॉइस होती है, उनकी जो कमियां उजागर करने वाली जो वॉइस होती है, उसको ख़त्म करने का एक उनका हो रहता है। तो वो एक जो लेफ्ट का कल्चर था, वो एक उसके वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। लेफ्ट तो फिर ये कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है, टीएमसी आती है तो डीएमसी का कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक टीचर स्कूल में अपनी ज्वाइनिंग के लिए आ रहा है, वो अपने साथ 150 पुलिस वालों को बांग्ला के सब्जेक्ट के लिए वो लोग दोनों लोगों को शहीद होना पड़ा। अभी तक तीनों का क्रीमेशन नहीं हुआ है। हिंदू रीति रिवाज से इसका पूरा ऐसा असर होने वाला है। ये इंस्टाग्राम जनरेशन है, वो करती है, अपना वॉइस प्लेस करते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन के साथ। मैं हूं विश्व गौरव। एनबीटी ऑनलाइन की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में यहाँ के राजनीतिक माहौल को समझने की कोशिश कर रही है और इसी दौरान हम पहुंचे हैं कोलकाता में। कोलकाता में हमारी मुलाकात हुई शिवम रघुवंशी से। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का इतिहास बहुत पुराना है और शिवम ने इस पर एक अच्छी खासी रिसर्च की है। हालांकि ये रिसर्च जो है वो सिर्फ उन कार्यकर्ताओं से जुड़ी है जो संघ परिवार से, बीजेपी से या एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन पर। शिवम, आपकी ये किताब है, इस किताब में क्या खास है? सबसे पहले ये किताब जितने भी जो पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं, स्पेशली 2016 के बाद से, उन सभी केसेस का एक डॉक्यूमेंटेशन है और उसमें जो भी मर्डर हुए हैं, कैसे मर्डर हुआ, क्या हुआ, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। मर्डर होने के बाद की क्या परिस्थिति है, क्या उन लोगों के साथ हुआ, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, और जो भी एक लीगल जो प्रोसेस थी उसको कैसे हैम्पर किया गया, उस पर हम लोगों ने फोकस करके इस बारे में बताया। इस किताब में कुल कितने केसेस का जिक्र है? क्या वो 2016 के बाद जितने भी पश्चिम बंगाल में हत्याएं हुई हैं सभी का जिक्र है इसमें? नहीं, इसमें 2013 से कुछ केसेस का भी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिस्ट जो 125 कार्यकर्ताओं की, जो भाजपा, संघ, एलवीपी के या इस पूरे विचार से रिलेटेड जो लोग रहे, उनके ऐसे 125 कार्यकर्ताओं का इसमें लिस्टिंग हुआ है। और उन 125 में से 2013 का एक केस है, 14 का एक केस है, 15 का 0 केस है, और फिर उसके बाद 2016 में 5 केस है। फिर 2016 के बाद से एकदम से आप देखेंगे कि वो नंबर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जैसे 2018 की आप बात करेंगे तो 30 केसेस है, 2019 की बात करेंगे तो 39 केसेस है, 2020 की बात करेंगे तो 33 केसेस है। 2020 जहाँ पे लॉकडाउन लगा था, बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ महीनों तक, 3-4 महीने, कम से कम 3-4 महीने बिल्कुल बंद थी, उसके बाद भी 33 केसेस हुए और एक केस हमने 2021 का इसमें डाला। शिवम, मैं ये समझना चाहूँगा, आपने बहुत करीब से देखा होगा, इन लोगों से बात की होगी और उनके परिवारों से मिले होंगे। क्या लगता है कि ये जो हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, इसकी वजह क्या है? अगर इसको आप रूट में, इस कॉज में जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि ये केसेस मैंने डॉक्यूमेंट करे हैं मेजरली केसेस 2016 के बाद। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले कुछ नहीं होता था। बंगाल का एक पॉलिटिकल वायलेंस का पिछले 40-45 साल का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। उससे भी पॉलिटिकल वायलेंस जो बाकी के देश में होते थे, उसी तरीके की यहाँ भी परिस्थिति थी। और जैसे लेफ्ट के आने के बाद से हो गया है, हम लोग केरल में भी देखते हैं, तो लेफ्ट का एक कल्चर ही ऐसा रहता है कि जब वो वहाँ पे हैं, वो सामने जो एक वॉइस जो होती है, अपोजिशन की जो वॉइस होती है, उनकी जो कमियाँ उजागर करने वाली जो वॉइस होती है, उसको ख़त्म करने का एक उनका वो रहता है। तो वो एक जो लेफ्ट का कल्चर था, वो एक उसके वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। और ये पूरा जो कल्चर आप देखते हैं, उसको पूरा टीएमसी ने अडॉप्ट किया। जितने भी लेफ्ट का कैडर था वो पूरा टीएमसी में आया। और लेफ्ट तो फिर भी एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है। जब टीएमसी आती है तो डीएमसी का कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ना उनका कैडर है कुछ ग्राउंड लेवल पे। लेफ्ट तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में जो चीज़ें होती थी, वो एक बिल्कुल जैसे बोलते हैं हम लोग, शेर को खुला छोड़ दिया है, कुत्तों को खुला छोड़ दिया है, तो जहाँ जाए किसी को भी खा लेंगे। तो उसी तरह की स्थिति यहाँ पे है पॉलिटिकल वायलेंस की। और ये कंडीशन पॉलिटिकल वायलेंस की क्यों बनी, इसका कारण सीधा सीधा मुझे क्या लगता है, जो लेफ्ट का एक जो कल्चर है, सामने वाले वॉइस को ना उठना देने का, एक वो एक इसके रूट में आपको मिले। शिवम, आपने 125 केसेस का जिक्र किया है अपनी किताब में। कोई एक ऐसा केस जिसने आपके दिल को छू लिया हो, कोई भी ऐसा एक मामला जो आपको ध्यान रहा? तो एक मामला जिसको मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, जिस पे मैंने डिटेल रिपोर्ट बनाया है, और एक जो मामला है जिस पे मैंने बहुत छोटा सा उसका मेंशन किया है। मैं दोनों केसेस के बारे में आपको बताऊँ। पहला जो केस है वो हमारे ही कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राजेश और तपस, इन दोनों का है। ये दोनों इस्लामपुर के हैं। ये एक हाई स्कूल के दोनों स्टूडेंट हैं, दारीवेट हाई स्कूल के दोनों स्टूडेंट थे। और वहाँ पर इन लोगों ने
इनका जो स्कूल है वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ उर्दू टीचर का, जबकि वहाँ पर ज़रूरत थी जिन टीचर्स की, वो था एक मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस और बांग्ला, ये 4 सब्जेक्ट्स के टीचर्स की वहाँ पे ज़रूरत थी। उसके बावजूद भी एक उर्दू का टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ, एक संस्कृत के टीचर का भी अपॉइंटमेंट वहाँ पे हुआ। तो जब स्टूडेंट ने उसके खिलाफ जब उसको विरोध में जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया 18 सितंबर को, तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि ये जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, इनका अपॉइंटमेंट हो गया है, पर हम इनकी ज्वाइनिंग नहीं होने देंगे। पर 18 तारीख के बाद ये सब कुछ एश्योरेंस मिलने के बाद स्टूडेंट वहाँ पे जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्कूल के सामने बैठे हुए थे, वो घर अपने वापस चले गए। पर 20 तारीख को खबर आती है कि जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हुआ है वो ज्वाइन करने के लिए स्कूल में आ रहा है, और वो एक टीचर स्कूल में अपनी ज्वाइनिंग के लिए आ रहा है, वो अपने साथ 150 पुलिस वालों को लेकर आता है, पूरा पुलिस फोर्स को साथ में लेके आता है। इतना तो मुझे लगता है कि किसी मिनिस्टर के साथ भी इतने पुलिस फोर्स, किसी स्कूल में जब मिनिस्टर जाएगा तो इतना पुलिस फोर्स नहीं आता। वो एक इतना क्या ज़रूरत थी, ऐसा क्या था स्पेशल उस टीचर में कि जब उसकी ज़रूरत भी नहीं है उस स्कूल में, उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स ही नहीं है उस स्कूल में, तो भी उसका अपॉइंटमेंट होता है और उसकी ज्वाइनिंग करवाने के लिए 150 पुलिस वाले साथ में आते हैं। जब ये वाली खबर फैली तो सारे स्टूडेंट्स फिर से इकट्ठा हुए और उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जब वो प्रोटेस्ट करने बैठे, उनका विरोध किया, तो उन पर पुलिस के द्वारा फायरिंग हुई, और फायरिंग में हमारे जो 2 कार्यकर्ता हैं 20 सितंबर को उनको गोली लगी। तो उनमें से एक कार्यकर्ता की 20 तारीख को ही ऑन द स्पॉट डेथ हुई, एक का जब हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया 21 तारीख को उनका डेथ हुई। अब ये केस मूविंग इसलिए है क्योंकि ये सारे वो पहली बात तो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट या किसी के अगेंस्ट मूवमेंट नहीं चल रहे थे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ कि वो एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे, वो एक बेसिक चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि उनके जो सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और बांग्ला जो इतना यहाँ पे पूरा चुनाव का आप देख रहे हैं मुद्दा बांग्ला बना हुआ है, बाहर ही अंदर ही, और पता नहीं क्या कैसी बातें यहाँ पे हो रही हैं पूरे चुनाव में, उस चीज़ के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, बांग्ला के सब्जेक्ट के लिए वो लोग दोनों लोगों को शहीद होना पड़ा, पुलिस ने उन पर ऊपर फायरिंग की। तीसरा ये है कि अभी तक तीनों का क्रीमेशन नहीं हुआ है। हिंदू रीति रिवाज से जो हम लोग किसी की डेथ के बाद उनकी जो भी प्रोसेस होती है, जो कैरी आउट की जाती है, वो नहीं हुआ। और जो भी एक हिंदू धर्म को समझता है उसे पता है कि जो एक संस्कार होता है, जैसे जन्म होते हुए किसी का संस्कार होता है, उसी तरीके से एक अंतिम संस्कार होता है, ये आखिरी संस्कार होता है जीवन की, यहाँ पर उनका। और जो हम लोग जिसके बाद की हमारी जो एक लाइफ होती है, उसका असर पूरा इस अंतिम संस्कार की प्रोसेस पे रहता है। तो एक हिंदू फैमिली के लिए उनके जो बेटे, फैमिली के लिए उनके जो बेटे, यंग बेटे जिनकी डेथ हो जाती है, वो अपने बच्चों को अभी तक क्रीमेट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को बोला था कि जब तक वो क्रीमेट नहीं करेंगे तब तक उस पर CBI की जांच नहीं होती है, उनके बच्चों को जस्टिस नहीं मिलता है। उन्होंने अपने घर के पीछे नदी किनारे उन बच्चों की बॉडी को थोड़ा थोड़ा मिट्टी में ऐसा गाड़ दिया, उसके ऊपर टेंट लगा के, अभी भी वो स्थिति है, अभी भी उनका क्रीमेशन नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, ना कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है, ना स्टेट गवर्नमेंट उनको रीच आउट करती है, ऊपर से उनको अलग से थ्रेट्स भी मिलती है, थ्रेट उनको मिल रही है, लोकल TMC वाले, पुलिस वाले लोग उनको, फैमिली को आके धमका रहे हैं। उनकी जो छोटी सी बहन है, तो उनको तो मेरी अभी भी कुछ ये किताब लिखते हैं, मऊ सरकार इनका नाम, उनसे मेरी बात हुई, तो टीनेज लड़की है, ज़रा सी मतलब बच्ची है, जिसके साथ अभी भी उन लोग कभी कभी थ्रेट्स मिल जाती हैं। इलेक्शन आने वाला उससे पहले भी उन लोगों को थ्रेट मिला, और ये पूरा मूवमेंट चला पूरे प्रदेश में बांग्ला भाषा को लेके, उस टाइम भी उन लोगों को मतलब लगातार थ्रेट मिलता रहा, ना कुछ कॉम्पनसेशन मिला। एक ये केस था, एक जो छोटा केस में बहुत जल्दी। अच्छा, आपने इस केस में जो बात की, कितना समय हो गया है इस घटना को? 2018 में 20 तारीख को गोली चली, 20 सितंबर को गोली चली थी, और आज आप देख रहे हैं 2021 में हम आ गए, ना कुछ हुआ है। और एक जो केस मैं बताना चाहूँगा, ये भी केस उसी एरिया का है, जिसे हम लोग चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर में जिसे बोलते हैं। ये केस है BJP के बूथ प्रेसिडेंट की अपनी बेटी का, 16 साल की लड़की, और मीडिया में और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके बाद से हम लोग नाम उसका पब्लिकली उनके फैमिली के उनका नाम नहीं लेते हैं, तो उनका एक चेंज नेम दिव्या करके उनका नाम है। 16 साल की लड़की का सिर्फ इसलिए रेप करके उनका मर्डर, गैंग रेप करके उनका मर्डर इसलिए कर दिया गया कि उनके पिताजी BJP के बूथ प्रेसिडेंट। तो ये जो 2 केसेज हैं, ये मतलब मुझे, मैं और जिनकी फैमिली वालों से जब मेरी बात हुई तो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। और एक मैं ऐसी स्टेट से हूँ जहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस सालों में कम हुआ है। अभी तो आपको पिछले इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो एक भी शायद केस नहीं मिलेगा मर्डर का, पॉलिटिकल वायलेंस में। फिर उसके बाद मैं 5 साल पंजाब में मेरी पढ़ाई हुई है। पंजाब में अभी परिस्थितियाँ खराब हैं, पर वहाँ पर भी आपको इस तरह की स्थिति नहीं मिलेगी। तो जब मैं एकदम से यहाँ स्टेट में आया और मुझे पता था वायलेंस होता है, पर इतना बुरा हाल है ये मुझे नहीं पता था। और ये जीवन भर ये जिसे हम लोग कहते हैं बुरी सपने की तरह ये यादें मेरे
शिवम, ये जो भी पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, विधानसभा चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या आपको लगता है कि ये इन चीज़ों का कोई फर्क पड़ने वाला है जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में होती है? जी, मुझे लगता है बिल्कुल इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एक नई जनरेशन जो निकल के आ रही है। हर चुनाव में एक नई जनरेशन आती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर ये जो जनरेशन है, ये वो जनरेशन है जो सोशल मीडिया पे सब कुछ देखती है। ये वो जनरेशन है जो कभी क्लास 8वीं से 9वीं क्लास से या छठी क्लास से भी आजकल देखते हैं, जो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे अपने ओपिनियन को बिना डरे, बिना किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस को सोचते हुए अपने ओपिनियन को जो रेस करते हैं। तो ये जो जनरेशन है, एक बहुत बदली जनरेशन है। ये जनरेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझती है, ये जो जनरेशन है पॉलिटिकल वायलेंस के कल्चर को समझती है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये सब वायलेंस का जो कल्चर है, बंगाल ये सब कुछ अभी नहीं चाहता है। इतने बड़े बड़े बंगाल में इंस्टीट्यूट, इतने पुराने बड़े इंस्टीट्यूट, टॉप लेवल का एक IIT है यहाँ पे, टॉप लेवल का एक IIM है यहाँ पे 2-2 NIT के दर्जे प्राप्त 2-2 इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो कि देश भर में तीसरे नंबर पे मानी जाती है। इतना सब कुछ, इतना अच्छा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होने, मतलब हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी अगर स्टेट की स्थिति है कि लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, बाहर जाके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को लोग समझते हैं और इसीलिए इसका पूरा इस पर असर होने वाला है। ये जो इंस्टाग्राम जनरेशन है वो भी किसी से डरती नहीं है, अपना वॉइस रेस करते हैं और इसका पूरा असर इस बार वोट में हम लोग को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये इंस्टाग्राम जनरेशन कितना फर्क डालेगी पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों पर, ये तो 2 मई को साफ हो जाएगा। और हमारे साथ थे शिवम रघुवंशी, जिन्होंने बताया कि एक खास विचारधारा से जुड़े लोगों को किस तरीके से राजनीतिक हिंसा का शिकार बनाया जाता है। फिलहाल आप जुड़ रहिए NBT ऑनलाइन के साथ, हम आपको देते रहेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव का हर एक अपडेट।